हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान में आज सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 23 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 23 में से 13 कैबिनेट जबकि 10 विधायकों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिसमें एक महिला को राज्य मंत्री के तौर पर जबकि एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि सालेह मोहम्मद को भी कैबिनेट के तौर पर कैबिनेट में जगह मिली है मंत्री के तौर पर। हालांकि अभी तक इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। अगर पूरी सूची को देखें तो दोनों खेमों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। गहलोत खेमे से 13 जबकि पायलट खेमे से 7 को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आम जनता के उम्मीदों के हिसाब से जो मंत्रिमंडल सेट किया गया है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आखिर वाकई में कितना असरदार, कितना दमदार और कितना उम्मीदों के हिसाब से होने वाला है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ आज बड़े बड़े मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिससे चर्चा शुरू करेंगे। राजस्थान में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजभवन में 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 3 दिन चले मंथन के बाद दिल्ली में राजस्थान का मंत्रिमंडल तय हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ चर्चा के बाद 23 मंत्री के नामों पर मुहर लगाई थी। गहलोत के खेमे से 13 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिला। वहीं पायलट के करीबी माने जाने वाले 7 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हैं। 2 मंत्रियों का दोनों ही खेमों से बराबर संपर्क है। हरीश चौधरी एक ऐसे विधायक हैं जो राहुल गांधी की सिफारिश पर मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो 18 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। 11 महिला विधायकों में से एकमात्र महिला विधायक सिकराय से ममता भूपेश को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई है। अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात करें तो सिर्फ पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद को कैबिनेट में जगह मिली है। गठबंधन दल की आरएलडी से विधायक सुभाष गर्ग को भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा जा रहा है कि ये 23 नाम गहलोत के तुरूप के इक्के हैं जो गहलोत सरकार की अपेक्षाओं को पंख लगाएंगे, लेकिन आम जनता की अपेक्षाओं को लेकर ये भी टटोलना बेहद जरूरी है कि गहलोत के ये 23 मंत्री आखिर कितने दमदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो वाकई में सवाल तो यह है कि भाई ये जो 23 नाम हैं, 23 मंत्री हैं, कितने दमदार हैं और आम जनता के हिसाब से कितने फिट बैठते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जयपुर स्टूडियो से हैं। बाकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सैनी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे इस वक्त, और आपका स्वागत के साथ मेरा पहला यही सवाल है कि ये 23 नाम को देखने के बाद वाकई में क्या तस्वीर सामने आती है दिमाग में आम जनता के हिसाब से, हर एक समीकरण के हिसाब से क्या सही कांग्रेस पार्टी साधने में सफल रही है? देखो संजय, ये सबसे पहले तो इन्होंने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसके मुताबिक काम करने को इनके सामने काम पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये मंत्रिमंडल फिलहाल उन चीजों के साथ में जुड़ेगा जैसे किसानों के बारे में जो घोषणा की है उसको लेकर के, नौजवानों को जो भत्ता देने की बात आई है उसको लेकर के, और निगाह में है इनके मई के महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव। ये राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें हासिल करना चाहते हैं और उसी के हिसाब से सारे मंत्रिमंडल का जो गठन किया हुआ है, 5 एक सीट खाली छोड़ दी और बाकी लोगों को संतुष्ट करने के लिए इनके पास में बोर्ड हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं जिनके अंदर काफी कुछ समाहित किया जा सकता है। लेकिन पूरी ताकत से लगना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, और यही वजह है कि जो बहुत कद्दावर लोग थे जिनको कि बाहर रखा गया है, शायद यही सोच करके रखा गया है कि लोकसभा के चुनाव में उनको खड़ा करना है, उन्हें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है। सैनी साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। इलाका हो, देखिए, जातिगत आधार पर इन्होंने साधने में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय और महिला वर्ग जो कि आधी आबादी कही जाती है, इसको साधने में कांग्रेस पार्टी चूक गई है क्या? नहीं, चूकी नहीं है। मुझे लगता है कि ये 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए टाला गया है।
साले मोहम्मद से काम चलाना चाहते हैं और उन्हीं को आगे करके और राजस्थान भर के जो इस विशेष संप्रदाय को एक साथ अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनकी तकलीफें समझना चाहते हैं। उनमें जो नेता इलेक्ट होकर के आए शायद वो उस तरीके से वाजिब नहीं थे कि उनको उस तरीके से पूरे राजस्थान में घुमाया जाता, मुझे भी लगता है। और बाकी ये जिन लोगों को बाहर रखा गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीपी जोशी बाहर हैं, विजेंद्र ओला बाहर हैं, ये सारे के लोग जो बाहर रहने का सिलसिला है इसमें, और जो महिलाएं हैं जिनको क्या कहा जा रहा है कि 11 में से सिर्फ एक को जगह मिली है, उन महिलाओं को समाहित किया जाएगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अशोक गहलोत जी के पास में जो अनुभव है और जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो सौहार्द और समन्वय देखने को मिल रहा है, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो अपनी योजना है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, नौजवानों को आगे लाया जाए, तो वो रास्ता खुलेगा। लेकिन अभी 3 महीने तक ये सब चीजें बंद रहेंगी, उतना संतुष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद में बाजी अलग तरीके से खेली जाएगी। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा चुनाव तक के तमाम चीजों को अभी साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आम जनता के सामने कांग्रेस पार्टी की असली परीक्षा अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ये 3 महीने हैं। अगर इसमें संदेश ऐसा जाता है कि मात्र आपने एक महिला को मंत्री बनाया है, वो भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, अल्पसंख्यक समुदाय से तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करके अगर साले मोहम्मद को मौका दिया जाता है लेकिन एक चेहरा उसमें से भी शामिल होता है, तो क्या इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाएगा? उससे भी बड़ा मुझे लगता है कि सवाल यह होगा कि बार बार अपने दौरों के दौरान राहुल गांधी ये कहते दिखाई दिए थे कि भाई महिलाओं युवाओं को मौका दिया जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट इस बार इनको मिलने वाला था, यह पहले से पता था। राहुल गांधी के फैसले पर सवाल खड़ा किया जाएगा या फिर सबको साधने की आखिर कैसे कोशिश होगी? जब महिलाओं को उतना मौका नहीं मिला, दूसरे समुदाय को उतना नहीं मौका मिला, तो किसकी चली है किसकी नहीं चली है, यह सवाल तो यह भी है। संजय संकट ये नहीं है, संकट ये था कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था कि जो कुछ केंद्र सरकार जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्टर्ब कर रही है, जिस तरीके से लोगों के जनाधिकारों को डिस्टर्ब कर रही है, उसको लेकर के जो जनता में रोष रहा, जो महंगाई से पीड़ित थे, जो बेरोजगारी से पीड़ित थे, किसानों के कर्ज और सुसाइड वाले सिलसिले हैं, वो उनको बेस बना करके बात की है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल वो सवाल उठाए जाएंगे जो एक साधारण स्थिति में उठाए जाते हैं कि महिलाओं को आपने कोई जिम्मेवारी नहीं दी है, उनको हैसियत नहीं दी है। हालांकि आप चर्चा बहुत करते रहे हैं, नौजवानों को आपने जो स्थिति दी, जो जिम्मेवारी दी है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें भी अभी वही जो अनुभव वाले लोग हैं वो ज्यादा लीड कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे को लगता है कि ये सवाल फिलहाल नहीं उठेंगे, क्योंकि सबको ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि लोकसभा की 25 सीटें हमें हासिल करनी है राजस्थान से, तो उसके लिए हमें जुट जाना चाहिए। और उसी की तरीके से सारा 7 संभागों में सारा उसी तरीके से काम करने का मकसद शायद एक नक्शा बनाया है और उसी पे आगे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, इन्होंने ऐसा कर लिया। आज तो कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आई हैं सर कि मंत्री ना बनाए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। कई जगहों से यह भी खबर है कि लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के भीतर यही डैमेज कंट्रोल करने में 1 महीने का वक्त निकल जाएगा। देखिए, ये जो जिस तरीके से लोग इस्तीफा देने की बात करते हैं, जो बागी होकर के चुनाव जीत करके आए, वो अलग बात है। अन्यथा पार्टी के बगैर कुछ मिलता नहीं है। हमने जितनी जो बाकी पार्टियां नई नई पैदा हुई थी, उनके जो स्वरूप देखे उससे पता लग रहा है कि राजनीतिक दलों के साथ में जो स्थापित हैं, उनके साथ में जुड़े बगैर काम चलता नहीं है। इन नाराजगियों को मेरा ख्याल है कि ये लोग बड़े चतुर हैं और अपने हिसाब से निपटा लेंगे। और इस पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी इस असंतोष को लेकर के कैसे अपना काम आगे बढ़ाती है, वो देखने पे पता लगेगा कि अगर वो असंतोष पैदा हो रहा है तो उसको क्या वो हासिल कर सकते हैं उसका लाभ, ये देखने की बात है। अच्छा, एक और सवाल है जो सूची मेरे पास भी आई और पूरे मीडिया में इस चीज को चलाया जा रहा है कि जो 13 ऐसे नाम हैं जिसमें कैबिनेट में संख्या ज्यादा इनकी है, ये अशोक गहलोत साहब के बेहद करीबी हैं। जबकि सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो 7 ही ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है। एक तो सचिन पायलट ने 5 साल मेहनत की थी, उसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, 2nd नंबर पर 2 नंबर की पोजीशन के तौर पर। उसके बाद मंत्रिमंडल में भी इनके लोगों को कम जगह मिली है। क्या वाकई में अशोक गहलोत टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जिस चीज का नाम दिया जाता है, वो ऐसे जादूगर हैं कि हर जगह अपने को कैसे फिट करना है ये बाकायदा उनको पता होता है? देखो संजय, एक बात तो ये बड़ा स्पष्ट कर लें कि राजस्थान में अशोक गहलोत को इस तरीके से आंकना बड़ा गलत होगा।
राजस्थान में अशोक गहलोत सन 82 से काम कर रहे हैं और उनकी अपनी हैसियत है, उनको चुनौती देने का सिलसिला तो बनता ही नहीं है। सचिन पायलट नौजवान हैं और 5 साल उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है, उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा वक्त पड़ा है, लेकिन उन दरकिनार करके, अनुभव को दरकिनार करके आगे बढ़ने की बात अगर कोई सोच रहे हैं तो बहुत गलत बात होगी। और मुझे लगता यह है कि दोनों में समझ आइए कि अनुभव और ऊर्जा का समन्वय होना चाहिए और उसी के माध्यम से राजस्थान में आगे कुछ काम किया जा सकता है, कांग्रेस को स्थापित किया जा सकता है। वरना जो प्रतिपक्ष है वो तो जड़ से उखाड़ के फेंक देने की बात करते रहे कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल सही। वो तो कांग्रेस पार्टी को गिनी चुनी स्टेट्स में गिनने की बात करते रहे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि इसका इस तरह का विभाजन करके देखा जाए। हाँ, टेंशन जरूर है, अपनी अपनी हैसियत, और राजनीति में कोई ताली बजाने नहीं आता, हर कोई अपने आप को स्थापित करने आता है, लेकिन जो स्थापित है उनको उखाड़ फेंकना तो बड़ा मुश्किल काम है ऐसी स्थिति में, जबकि आपको एक लक्ष्य मिला हुआ है कि लोकसभा की 25 सीटें हासिल करनी है। हाँ। अच्छा, रघु शर्मा को लेकर ये कहा जा रहा था कि चूंकि इनका कद ऐसा था, इनकी इमेज ऐसी है राजस्थान के भीतर, जब उपचुनाव हुए थे इनको वहां पर उतारा गया, वहां पर जीते, विधानसभा चुनाव में जीते, उसके बाद मंत्री में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिल रही है। रघु शर्मा का इस्तेमाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है, क्या उस चीज को वो डिजर्व करते हैं या फिर उससे ज्यादा उनको मौके मिलने चाहिए थे? क्योंकि उनकी वाकपटुता, उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कि वाकई में मोटी प्रोफाइल के लिए वो डिजर्व करते हैं। और बीडी कल्ला साहब, जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा था, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जब टिकट नहीं देना था या चुनाव नहीं लड़वाना था, उसके बाद इतना बड़ा अगर वादा है तो उस वक्त पार्टी ने किरकिरी क्यों करवाई? देखिए, वो अब ये सवाल तो उनका अपना अंदरूनी, लेकिन मैं 2 लोगों को बहुत ठीक से जानता हूं। दोनों मेरे सामने राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे, रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास। दोनों में बड़ी ऊर्जा है और दोनों में बड़ा अपना विजन है। प्रताप सिंह खाचरियावास तो राजस्थान के सारे छात्र नेताओं को लेकर के संगठित करके सरकार से लोहा लेने की, और उस वक्त उनके बाबा जो आज दिवंगत हैं भैरव सिंह जी हुआ करते थे, तो ये हौसला रखने वाले लोगों में से रहे हैं और वो राजस्थान के नौजवानों के लिए अपना एक अलग विजन रखते हैं। उसी तरीके से रघु शर्मा, जो एक वक्त में राजेंद्र राठौड़, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये ऐसे लोग रहे हैं जो जनता के साथ में जुड़े रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में। आज ये अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर ये नौजवान उसी तरीके से सोचते हैं, अभी भी नौजवान ही है, मेरा ख्याल है कि 50 साल के करीब उम्र हो रही है या आसपास में पहुंच रहे हैं, तो ये भी, हाँ, तो ये इनको अब रघु शर्मा को जिस तरीके से कोई दायित्व दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहना कि बीडी कल्ला के साथ में तुलना करना, ये फिर गलत बात लगती है। उनका अपना अनुभव है, अनुभव को आप नहीं माइनस कर सकते युवा होने या युवा हौसले के साथ में। समन्वय की बात तो समझ में आती है, लेकिन अलग करके देखना मुझे लगता है कि ये बड़ा गलत सूत्र है, जिसके माध्यम से अगर हम इन चीजों को एनालाइज करें। बिल्कुल, हालांकि समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी सैनी साहब। अच्छा, सालेह मोहम्मद को लेकर आपको क्या लगता है? इनको मंत्रिमंडल में शामिल, चूंकि इनसे बड़े सीनियर थे, अमीन कागजी आपको पता ही है जयपुर में बड़े कद्दावर हैं, कई चीजों को लेकर बड़ी जिम्मेदारी भूमिका मिली तो उन्होंने बाकायदा निभाया भी है और पार्टी को मजबूत करते आए हैं। सालेह मोहम्मद का कनेक्शन जिस तरीके से आया था, उसके बाद माना जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह देना, इस बात को किसी के समझ से अभी परे है फिलहाल कि इनको आखिर दूसरों को दरकिनार करके मौका क्यों दिया गया जब एक ही को देना था। तो नहीं, बड़ा संजय, बड़ा सरल है। जिस तरीके से एक संप्रदायों का सिलसिला चला और उसकी राजनीति चली, उसमें जिस तरीके से सालेह मोहम्मद के सामने जो लोग थे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब इतनी सहज रही नहीं। ये भी वो तौर तरीके अपनाने लगी हैं जो सामने की पार्टी अपनाती है, और उसी का नतीजा है कि आरोप लगते हैं कि साहब ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है या फिर सांप्रदायिक स्वरूप की तरफ जा रही है या जातिवाद को देख रही है। तो ये सब चीजें तो राजनीति में बड़ी सहज हो गई हैं। ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब दूसरे लोग ऐसा कुछ करें ना। राजनीति में जिस तरीके से इन सबको इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म हो, जाति हो, रीजनल इंटरेस्ट हो, उन सब कुछ किया जा रहा है, तो उसका वो हो रहा है, तो वो लोग भी इसीलिए कर रहे हैं। अमीन कागजी बड़ा जयपुर तक सीमित है, उनकी ज्यादा पहुंच नहीं है, लेकिन राजस्थान भर में पहुंचने का सिलसिला जब बनता है तो एक संप्रदाय के किसी प्रमुख का संप्रदाय पे प्रभाव रखने वाले आदमी की बात होती है। जाता है, बिल्कुल सही आपने कहा। जयपुर से और भी लोग जीते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। एक और सवाल मेरे दिमाग में है ओम सैनी साहब, दरअसल
अमूमन ऐसा होता है कि पार्टियां जब किसी संभाग में या किसी क्षेत्र में कमजोर होती है तो वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल में वहां के लोगों को जगह दी जाती है या फिर वहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम चीजें की जाती हैं। इस बार ऐसे समीकरण बैठे हैं जो पिछले 25 साल में मुझे लगता है कि इक्का दुक्का बार ही ऐसा हुआ है कि विपक्ष भी बेहतर मजबूत है। हर एक क्षेत्र में भले से सरकार कांग्रेस की आ गई लेकिन चुनौती दी है। तो ये जो मंत्रिमंडल का खाका है इसको लेकर आखिर पार्टी की सोच क्या रही है कि कहां कहां पर चीजों को ज्यादा मजबूत किया जाए, किन चेहरों पर ज्यादा भरोसा किया जाए जिसके आधार पर आसपास के इलाकों को भी साधा जा सके। अजमेर संभाग में 2 ही चेहरे निकल कर सामने आए, एक डिप्टी सीएम है, एक रघु शर्मा जी हैं। नहीं संजय, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास में अपने जन संगठन है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास में है। उनके पास में छात्र संगठन है, युवा संगठन है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, सब कुछ है। और वो बहुत पहले से 70 साल का अनुभव है उनको। गांव ढाणी तक वो पहुंचे हुए हैं। सुप्त हो सकते हैं तो वो सब जागृत हो रहे हैं। जिस तरीके से लोग परेशानी का एहसास कर रहे थे, किसानों में जो नाराजगियां थी उन सबको भुना रही है कांग्रेस पार्टी। और भुनाने का निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को अधिकार है कि ये सब करे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सब चुनौतियां थी। भारतीय जनता पार्टी प्लस में थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जब नहीं किया। और जो आप हाल देख रहे हैं, कृषि मंत्री कहां गए, पराजित हो गए। दूसरे कई मंत्री इसी तरीके से पराजित हो गए। कहीं भी दहशत का माहौल नहीं हो। ये नहीं होना चाहिए कि आम आदमी को ये लगे कि सरकार नहीं बदली। आम आदमी को हम ये महसूस करवाएंगे कि सरकार बदल गई है और ये उसकी सरकार है। इससे पहले उसका काम होगा और वो सब योजना सरकार की तैयार है। हम जल्दी आपको मूर्त रूप देते हुए नजर आएंगे। चलिए, बढ़िया। सुशांत हमारे साथ है। सुशांत, मैं चाहूंगा आप चूंकि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जमीन पर रहे हैं, अगर मेघवाल साहब से आपके पास सवाल है तो उन चीजों को आप पूछ सकते हैं। चूंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका में दोनों लोग हैं। जमीन पर जो चीजें, जो मुद्दे थे उनको लेकर क्या कुछ जिस हिसाब से जवाब मिला है उससे हिसाब से पूरा होता दिखाई दे रहा है? सुशांत, सवाल है तो कोई पूछ सकते हैं अभी। बिल्कुल, मेरा सवाल प्रताप जी से होगा, क्योंकि प्रताप जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने ये घोषणा की थी कि सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, नेता कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, लेकिन मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बड़ी बात यह है कि इनके जिलाध्यक्ष के तौर पर जो कार्यकाल रहा कामयाब है। 19 में से 15 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आई। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की जो उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा हो गई हैं। इनकी कार्यशैली में बदलाव नहीं आएगा, हम उम्मीद करें, लेकिन कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट हो, खासतौर पे जब वो मांग करेगा अपनी मांगों के पूरे होने की, तो प्रताप जी को निश्चित तौर पर एक ठोस रोडमैप बनाना पड़ेगा। प्रताप सिंह जी, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं चुनौतियों को स्वीकार करके काम करने वाला व्यक्ति हूं। कांग्रेस की सरकार जब उतरी है मैदान में तो पूरा सिस्टम बिगड़ा, उस सिस्टम को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई बहाना नहीं होगा, काम होगा। मैंने लोगों से अपील की है कि कहीं हमारी चाल बिगड़े तो बता देना, चाल को सुधार लेंगे। कहीं घमंड नजर आए तो टोक देना। बहुत लोग हैं खुल के बात कर रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं चैनल से, आपके जी न्यूज से, जी न्यूज वाले बता दे कहीं आपको लगे तो हम सुधार कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ऐसा लगेगा नहीं। ना हमें कोई घमंड है, ना हमें कोई गलतफहमी है। हम इतना जानते हैं कि ये राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीद से कांग्रेस की सरकार बनाई है और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी है। और जो मॉरल ड्यूटी से पीछे हटता है उसको जिंदगी में ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। तो इसलिए हम हमारी मॉरल ड्यूटीज को पूरा करेंगे। आपको मजा आएगा और काम भी नजर आएगा। और जो सरकार आप बात करते हैं, आप प्रेस के लोगों से आपको घुसने ही नहीं देते थे। प्रेस से कितनी बार मिली मुख्यमंत्री राजस्थान की? अब वो ठीक है, अब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हालात थे, आपने सारे हालात देखे, कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। अब सारे फ्री हो गए, अब सब जवाब देंगे। सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, राजधर्म निभाना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की। अब हमारी सरकार आई, हम राजधर्म निभाएंगे। और यदि कोई भी हमारा भाई कोई गलती करेगा तो हम उसको भी कहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, सबका सम्मान होगा, सबका काम होगा और धरातल पर आपको काम होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल सही। सैनी साहब, आपसे भी मैं चाहूंगा कि अब आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है, चूंकि आज हम इस लहजे से नहीं कि हमारे पैनल है, बल्कि ये दोनों ऐसे प्रोफाइल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोनों लोग और सम्मानीय लोग हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई राज्य को लेकर सवाल है, आम जनता के लिहाज से हिसाब से और वरिष्ठ पत्रकार के हिसाब से, तो आप सर पूछ सकते हैं इस वक्त। देखिए प्रताप जी, सबसे पहले तो लोगों को आपने बताया कि सब थानों में अब अलग तरीके से व्यवहार होगा, दफ्तरों में अलग तरीके से व्यवहार होगा और लोगों को महसूस होना चाहिए कि अहंकार का जमाना गया और एक
ऐसी सरकार आई है जो जनतामुखी है। और जनता सैनी साहब माफ करिएगा थोड़ा सा, मैं चाहूंगा सर पहले आप मेघवाल साहब से पूछ लें, उसके बाद हम आएंगे प्रताप सिंह खाचरियावास साहब के पास। काफी देर से वो भी बैठे हैं, फिर मैं आऊंगा सवाल पर। मेघवाल साहब से तो देखिए, मेघवाल साहब का अनुभव मुझे पता है। मेघवाल साहब बड़े मजबूत हैं, उनसे क्या पूछना है, उनको तो काम करना है, आगे बढ़ना है और इन नौजवानों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। उनसे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो सवाल तो तब पूछेंगे जब वो कुछ करेंगे नहीं। अभी से सवाल उनसे क्या पूछा जाए? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा लगता है मेरा एक सवाल है, जैसा कि मेघवाल साहब ने खुद ही इन्होंने जिक्र कर दिया था कि भाई किसानों को लेकर अभी आप ही के साथ दोपहर में जब चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ छलावा कर दिया है। चूंकि मेघवाल साहब काफी वरिष्ठ हैं और हर एक चीज को बारीकी से समझते हैं, तो वाकई में जो उम्मीद थी क्या उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज सर के ऊपर हो जाएगा, जबकि माफ सिर्फ 18,500 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो सबकी उम्मीदें तो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। मेघवाल साहब, मेरा ये सवाल आपसे है। संजय, ये एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का वर्तमान मॉडल जो कुछ है, इसके अंदर उधार के बगैर कुछ हो नहीं सकता। निवेश और उधार, ये दोनों चीजें, इनका समन्वय काम करेगा डेवलपमेंट के लिए। तो ये समझना, क्योंकि मुझे याद है कि जब अशोक जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो भैरव सिंह जी सवाल किया था कि साहब 53,000 करोड़ का आप ये कर्जा छोड़ के गए हैं। जब अशोक जी हटे तो वो साल 1.5 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया था, और आज वो बढ़कर के शायद कितना बहुत लंबा चौड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ी चुनौती है सर, और साथ साथ ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि आम जनता और किसानों को लेकर जो उम्मीदें आपसे थी, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो थोड़ी मायूसी लोगों को होगी, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और हर एक चीज को समझते हैं और सरकारों में जिम्मेदारियां भूमिका निभाते आए हैं। सर, इस चुनौती को कैसे पार पाया जाएगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक शुरुआत है। मेघवाल साहब से सवाल है। और शुरुआत के अंदर कोऑपरेटिव, हमारा जो सहकारिता विभाग है, जिसके जरिए जो लोन माफ किया जाएगा, ऋण माफ किया जाएगा, उसके अलावा जो हमारी व्यावसायिक बैंक है उनसे भी लोन माफ किए जाएंगे। तो ये चरणबद्ध तरीके से होगा। एक चालू किया है हमने प्रोसेस, उसके बाद में कोई आज ही थोड़ा ही सारा का सारा, ये आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से किसानों का हम मदद कर सकते हैं, उनको उन जिन्सों का भाव, खाद्यान्न का भाव सही तरीके से हम कैसे दिला सकते हैं, ये सारा काम आने वाले समय में हम करेंगे। अभी सत्ता संभाली है, और सत्ता संभाली है तो निश्चित तौर से किसानों को निश्चित तौर से ये सरकार मदद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है खाचरियावास साहब, चूंकि आपकी कार्यशैली को लेकर तो हम ये समझते हैं कि आप सरकार में रहे या ना रहे, आपकी जिम्मेदारी आप बखूबी समझते हैं कि कैसे लोगों के बीच में पहुंचकर उनके कामों को करवाना, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम जयपुर में लगातार देखते रहे आपको, आप लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं सुबह सुबह वॉक करते हुए, ये वाकई में आपकी कार्यशैली की सराहना होती है। लेकिन सर, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की जो जिम्मेदारी और रोड मैप कैसा हो सकता है, कितना कसा हो सकता है, ये 60, 70, 90 दिन जितना भी मिल जाए, अगर 3 महीने आने वाले में हम उम्मीद करें तो कांग्रेस पार्टी का कदम किस हिसाब से आगे बढ़ेगा? आपको निश्चित रूप से नजर आएगा 100 दिन का रोड मैप क्या हम बनाते हैं और उसमें कैसे डिलीवर होती है जनता तक हमारा काम। ये पूरी तैयारी हमारी है और आपको नजर आएगी। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती, आप ठीक कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, लोगों की बड़ी भावनाएं हैं, बड़े मुद्दे हैं। पूरे राजस्थान में अभी हालात बड़े बिगड़े हुए छोड़कर बीजेपी गई है, इन हालातों को सुधारने में की। और आप जानते हैं, चुनौती को जो स्वीकार करता है और विनम्रता के साथ गर्दन झुकाकर जो काम करता है उसको सफलता मिलती है। अब हमने तय कर लिया है कि विनम्रता के साथ जनता के बीच में घुसकर काम करेंगे। जब जनता के बीच में रहेंगे तो जनता हमारे आईने के रूप में काम करेगी, सब प्रेस हमारे आईने के रूप में काम करेगी। रोज पता चलेगा कि यहाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितनी ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, जितना ज्यादा फील्ड में उतरेंगे, उतना काम होगा। तो काम हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, हर फील्ड में आपको काम नजर आएगा। अब बीजेपी के राज को गए हुए 4 दिन हुए, कभी वो कहते हैं कर्जे के ऊपर डायलॉग बाजी करते, तो भैया तुम कर देते ना कर्जा माफ, किसने मना किया था? खुद ने कुछ किया नहीं, काम कुछ किया नहीं। अब 4 दिन हुए नहीं, उससे पहले डायलॉग बाजी करने लग गए। अब इतना नहीं बौखलाना चाहिए। आपकी अभी सरकार गई है, आराम करो, और फिर भी आपको कुछ करना विपक्ष में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फैसला जनता करेगी किसने काम किया। इनका काम लोगों ने देखा, इनमें कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने, और अब हमारा काम लोग देख लेंगे। सुशांत, सवाल है तो सर सुशांत आप पूछ सकते हैं। जी, मैं भंवरलाल जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल अभी का अपडेट ये है
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बैठक चल रही है। सचिन पायलट उसमें मौजूद हैं। कई जो नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। मास्टर साहब, सवाल ये कि जिन नेताओं को आपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी कांग्रेस ने, ऐसे नेता क्या नाराज हैं क्योंकि आज मंत्री जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें नजर नहीं आए? सीपी जोशी नहीं थे, दूसरे बड़े नेता भी नहीं थे। तो ऐसे नेताओं की नाराजगी को पार्टी कैसे दूर करेगी अगर वो वाकई नाराज हैं तो? देखिए, मुझे तो कोई ऐसा नेता लगा नहीं कि कोई नाराज हो। विधायक तो बन ही गए ना, और 100 के 100 विधायक मंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनसे दूसरे काम भी लिए जाएंगे, संगठन में काम लिया जाएगा, उसके बाद में और भी हमारे निगम है, चेयरमैन, उनके जो भी हमारे दूसरे विंग हैं उनके अंदर कहीं चेयरमैन बनने का भी काम होगा, पार्टी में भी काम होगा। मुझे तो कोई नाराजगी लगी नहीं। आज कोई आदमी आपके सामने कौन है कि वो नाराज? मुझे तो एक ही आदमी, मुझे तो अब तक लाया नहीं कि कौन आदमी नाराज है। मास्टर साहब, लेकिन सीपी जोशी नहीं आए आज। मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आने की वजह क्या मानते हैं मास्टर साहब? क्यों नहीं फिर वो कार्यक्रम में आज मौजूद रहे? नहीं, किसी को टाइम नहीं होगा इसलिए तो नहीं। लेकिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होनी चाहिए थी आज इस कार्यक्रम में। मान लीजिए उसके पास उनके पास सुबह का टाइम नहीं हो, नहीं वो बात आपकी ठीक है कि मौजूदगी होनी चाहिए। या क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भूमिका ऐसे नेताओं की आप देखते हैं पार्टी में? नहीं पहुंच पाने की वजह से नहीं आए हो। नाराजगी की मुझे नहीं लगता कोई आदमी नाराज है। एक लंबी लिस्ट है, लंबी सूची है ऐसे नामों की। डॉक्टर जितेंद्र नहीं आए, राजेंद्र पारिक नहीं आए। देखिए, ये बात हो सकती है कि वो नहीं आए हो, लेकिन नाराजगी की कोई बात हो नहीं सकती। हमारे विधायक हैं, कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं, निश्चित तौर से उनसे कोई भी प्रकार की बात है मुख्यमंत्री से मिले, पीसीसी के चीफ और डिप्टी सीएम उनसे मिले, और मिलकर के कोई बात हो तो वो कहें। लेकिन नाराजगी मुझे तो कोई ऐसी बात लगी नहीं कि कोई आदमी नाराज, हमारा विधायक नाराज हो। ठीक है खाचरियावास साहब और बाबूलाल जी की क्या अभी जो बैठक? ठीक है सुशांत, आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि हमारे साथ अभी लगातार बने हैं मास्टर साहब भी, खाचरियावास साहब भी हैं। खाचरियावास साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल है, हालांकि कितना ये प्रासंगिक है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि आप दोनों लोग चेहरे यहां पर बैठे हैं, एक अशोक गहलोत खेमे से हैं, एक सचिन पायलट खेमे से, और खबरें ये हैं कि सचिन पायलट खेमे से जो लोग इसमें मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनको इस बात को लेकर मलाल है कि उनका जो पसंदीदा चेहरा था मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अभी कितना सच है कितना गलत है लेकिन ये पता नहीं, लेकिन आम जनता के बीच में मैसेज है, कहीं से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने खेमे बांट दिए मेरे से बिना पूछे, ये कोई चैनल तय नहीं करते। नहीं, बात तो सही है सर, तभी मैंने कह दिया। सुशांत, मैं गलत हूं तो बीच में टोकिएगा। आप तो कह सकते हैं, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। आपके कहने से खेमे नहीं बढ़ते, ना खेमे कोई है। आपने तो यही बांट दिए, खेमे प्रताप सिंह वहां पे है, वो वहां पे है, ऐसा कोई खेमा वेमा नहीं है। ये तो आप तय कर रहे हैं। आप कुछ भी तय कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने आज कैबिनेट ने शपथ ली है, कोई एक भी नेता ऐसा हो जिसने कहा मैं इस खेमे का हूं, मैं इस खेमे का हूं, तब आप बोलिए। गलत बात है, इस तरह की बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। सुशांत, सच है क्या ये? लेकिन प्रताप जी, एक सवाल ये तो बनता है कि अभी पोर्टफोलियो तय नहीं हो पाए, तो क्या कुछ डिपार्टमेंट को लेकर पेच फंसा है, या एक आम सहमति जिसकी बात लगातार कांग्रेस करती रही है कि बैठ के चर्चा हो फिर उसके बाद तय हो, वही फॉर्मूला? मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। सुबह शपथ हुई है, शपथ होने के बाद ये तो आप मेरे घर पे ये ले रहे हैं सारा मेरा इंटरव्यू, सामने आ गए, सब चैनल वालों से डरते हैं। आज प्रेस के सामने हम नेताओं की क्या हिम्मत है, हम आपसे माथाफोड़ी कर लें, इसलिए मैं बैठा हूं आपके सामने। बाहर भीड़ देखो कितने लोग खड़े हैं। लेकिन स्थिति यह है कि अभी सुबह शपथ हुई है, सब लोग उलझे हुए हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो हो सकता है आपकी खबर आते आते बढ़ जाए। ये लेट किसको कहते हैं? ये लेट नहीं है, आज ही तो शपथ हुई है, आ जाएंगे, पोर्टफोलियो भी मिल जाएंगे, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। 13 कैबिनेट मिनिस्टर है, 10 राज्य मंत्री है, 23 मंत्रियों ने शपथ ली है, डिपार्टमेंट भरे पड़े हैं, कोई झंझट नहीं है, आप निश्चित रहिए। बहुत छोटी बात है ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सैनी साहब आपके पास आना चाहेंगे।
जो बातें अभी मास्टर साहब से या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास साहब से हुई है, इन बातों को लेकर यानी इनसे कंक्लूजन निकाला जाए तो यही है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक राह पर चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर आगे 5 साल को लेकर भी सारी चुनौतियों को अभी से ध्यान में रख रखी है। लेकिन ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो वरिष्ठ चेहरे हैं, इनको लेकर जो प्रोफाइल तैयार की जाएगी या फिर जो प्रोफाइल दी जाएगी, क्या वाकई में इसको लेकर संतुष्टि के भाव सबके चेहरे पर नजर आएंगे? क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बात को लेकर नाराज बैठे हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई हम इसके हकदार थे, हमको मंत्री तक नहीं बनाया गया। इस बात का जिक्र आपने भी किया था। देखो संजय, इस पे चर्चा करने का सिलसिला इसलिए नहीं बनता है कि दो लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये कमिटेड लोग हैं और इनसे ये सब कहना और इनसे उसका जवाब सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इस तरह की अफवाहें हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं पर बंदिशें तो तब लगेंगी जब इनका काम और इनका सहयोग सामने आएगा। फिलहाल कहा जाता है वो कहा जाता रहे, लेकिन मैं नहीं समझता। नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि प्रताप सिंह के जो प्रोफाइल मिलेगी, मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी रहेगी, क्योंकि इनके कार्यशैली से सभी वाकिफ हैं। वाकई में बहुत दमदार नेता के तौर पर इनकी पहचान है और जुझारू नेता है। और मास्टर भंवरलाल साहब को तो आप लोग जानते हैं, बहुत पहले से ऐसी पोर्टफोलियो कैरी ऑन करते रहे हैं और अब भी उनकी जिम्मेदारियां वो बखूबी समझते हैं। तो ये जो अफवाहें हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन माना जाए? क्या वाकई में इन चीजों का कोई आधार नहीं है या फिर आधार है, इस चीज को पार्टी डैमेज कंट्रोल के तौर पर आगे बैलेंस कर लेगी? देखिए क्या हुआ है कि कुछ चीजें हैं जो घटती रही हैं पिछले 3, 4, 5 महीने में, उनको लेकर के कुछ स्वरूप बने हुए हैं जो चर्चा में आ गए। लेकिन जिस तरीके से उसका समापन हुआ है, वो समापन हुआ है ऊर्जा और अनुभव कॉम्बिनेशन के साथ में। तो ऐसी स्थिति में आगे उस पर सवाल उठाना तो मेरा ख्याल है कि गैरवाजिब होगा। लेकिन मैं प्रताप जी से सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि राजस्थान के जो अभी जब प्रताप जी पढ़ा करते थे तब तो शायद मेरा ख्याल है कि 10-20 विश्वविद्यालय थे, आज तो 48 के करीब हो गए। वो जो नौजवान हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, जिनको ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, उन सब बातों पे चाहे कोई भी मंत्रालय मिले, कुछ भी मिले, लेकिन वो कैसा जॉब ओरिएंटेड कैसे पाठ्यक्रम होने चाहिए, कैसे उनको बेरोजगारी के रास्ते से बचाया जाना चाहिए, कैसे उनके साथ में सहयोग होना चाहिए, उनको किसी गलत रास्ते पर जाने से रोका जाना चाहिए, इसके लिए इनके पास में रोड मैप होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने राजस्थान के नौजवानों का एक संगठन बनाया था, छात्र नेताओं का, और उनके माध्यम से अपनी राजनीति इन्होंने आगे बढ़ाई थी। और ऐसी स्थिति में बढ़ाई थी जब इनके बाबा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त जब ये बने। तो मुझे आज भी प्रताप सिंह उसी तरीके से नजर आते हैं कि जयपुर में तो इन्होंने अपना सिलसिला कर लिया, लेकिन राजस्थान का जो नौजवान है वो निश्चित रूप से आज नेतृत्व की अपेक्षा करता है कि इस तरीके का नेतृत्व हो जो क्रिएटिव हो, जो सचमुच में प्रोग्रेसिव हो, जो आडंबरी नहीं हो, जो रूढ़िवादी नहीं हो, जो उस रास्ते पे नहीं चल रहा हो जिसपे डालने की बातें हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस रास्ते पे चलने के लिए आज ये पाबंद हो जाए, बोले कि हाँ मैं वैसा कुछ करूंगा। नहीं, इस सवाल का जवाब लेते हैं ना प्रताप सिंह जी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, जैसा कि इन्होंने सवाल किया। सबसे ज्यादा युवाओं को लेकर उम्मीद है, क्योंकि युवाओं के आइडल हैं आप। ओम जी भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है कि नौजवान पूरे स्टेट का ये महसूस करता है कि इस वक्त जो नई सरकार बनी है उसमें जो युवा लोग, जो भी मेरे जैसे लोग जो मूवमेंट से निकले हैं, जो एजिटेशन से निकले हैं, आंदोलन की पैदाइश से जो लोग, उनसे वो बड़ी उम्मीद किए हुए। आप मानकर चलिए ओम जी भाई साहब, इसमें बड़ी विनम्रता के साथ जहां जरूरत होगी ओम जी भाई साहब को भी बिठाएंगे, बुलाएंगे, सम्मान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और कहीं हमको लगेगा कि हमारे समझ में नहीं आ रहा तो सबके विचारों की राय लेकर इस तरह के लोग जो इस मूवमेंट को समझते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं, नौजवान की पीड़ा को समझते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए, सबसे विचार विमर्श करके नौजवान को खुश करना, उसके लिए नई अलग से कोई योजनाएं लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करेंगे। क्योंकि जो भरोसा नौजवान ने और स्टेट ने किया, उस भरोसे को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से कभी भी कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए स्वाभिमान के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, झुककर करेंगे, विनम्रता से करेंगे, और जवानों के मुद्दों को सामने रखकर आपको ये मानकर चलिए कुछ ऐसा करेंगे जो नया होगा, लेकिन ऐसा होगा जो आज की जरूरत होगी। मास्टर साहब, मेरा सवाल एक आपसे है, चूंकि महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी बड़ी मुखर रही है और खुद सोनिया गांधी कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं संसद में। राहुल गांधी जब आते हैं यहां पर या कहीं भी दौरा करने जाते हैं तो उनकी बातों से लगता है कि वो उनको
बराबर भूमिका देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। सर, ये मंत्रिमंडल जो तैयार हुआ, इसमें मात्र एक चेहरा, क्या बाद में कोई पॉलिसी है, कोई आगे रोड मैप तैयार किया गया है, या फिर एक चेहरे को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसका जवाब क्या है? क्यों मात्र एक महिला को राज्य मंत्री या फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? देखिए, एक महिला को लिया गया, ये बात सही है। महिलाएं पहली बात तो जीत करके बहुत कम आई हैं, लेकिन 11 महिलाएं आई हैं सर। पद खाली पड़े हैं। अभी तो 25 व्यक्तियों ने, हाँ आई है 11 महिलाएं, लेकिन फर्स्ट कमर भी तो है, सेकंड कमर। अब पांच पद तो अभी खाली पड़े हैं। जब 5 पद खाली पड़े हैं तो आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान देंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि मंत्रिमंडल का और कोई विस्तार होगा। अच्छा, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मात्र एक चेहरा, वो पे पहली दफा जीत के आए, उनको बना दिया गया। बाकी 3-4 ऐसे चेहरे थे जो बड़े बड़े थे सर, उनको लेकर भी कोई क्या बाद में कोई सोच है, क्या बाद में पॉलिसी है? नहीं, दूसरी दफा जीत के आए। नहीं, ये जो हमारे पोखरण से जीत के आए साले मोहम्मद जी, ये पहली दफा जीत के नहीं आए। ये पिछली बार भी एक बार एमएलए रहे हैं 2008 से 2013 तक, और वर्तमान में दूसरी दफा जीत करके आए हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी 5 पद खाली हैं। आने वाले समय के अंदर चूंकि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, ये आप सब जानते हैं, तो आने वाले समय में सब पूरे हर वर्ग को ध्यान में दिया जाएगा। जितना जैसा होगा उतना संभव हम करने की चेष्टा माननीय मुख्यमंत्री से कराएंगे। अच्छा, ठीक है। प्रताप सिंह जी, अब सरकार चूंकि अब आप लोगों को चलानी है, बड़े बड़े प्रोफाइल जो भी मिलेंगे आप से तो उम्मीद है, लेकिन अगर 5 प्राथमिकताएं अगर जानना चाहे आम जनता की, आप लोगों की रहेगी अगले 5 साल के भीतर, 5 वो पॉइंट्स जिनको लेकर आप लोग रोड मैप तैयार करके चलेंगे, तो क्या हो सकता है वो? बड़ी प्राथमिकता एक ही है, घोषणा पत्र में जो प्रॉमिस किए हैं कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी के लिए, ठीक है, उन सब मुद्दों पर काम शुरू हो। और जो सिस्टम कोलैप्स हो गया है पूरे स्टेट में, आपको पता है जो पब्लिक रिलीफ की योजनाएं थी, चाहे वो फ्री दवा योजना थी, चाहे वो पेंशन योजना थी, चाहे वो जानवरों के लिए फ्री दवा योजना थी, चाहे वो राशन की योजना थी, फूड गारंटी कानून, जिसमें प्रति व्यक्ति 1 रुपए और 2 रुपए किलो में 5 किलो अनाज मिलता था, वो अनाज गोदामों में सड़ा दिया बीजेपी ने। ये सब योजनाओं पे जो पब्लिक रिलीफ की योजनाएं डायरेक्ट और यूथ को लेकर रोजगार के जो भी काम है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस कांग्रेस पार्टी करेगी। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरे प्रदेश में जो स्थितियां बिगड़ी, जो हालात खराब हुए, जो गैंगवार हुए, उनमें भी स्ट्रिक्टली कैसे सुदृढ़ होकर कानून व्यवस्था को ठीक किया है, ये तैयारी कांग्रेस पार्टी की है और वो तैयारी आपको नजर आएगी काम में। अच्छा, पिछली सरकार, जब आप लोगों की सरकार गई थी तो नई सरकार आई तो कई योजनाओं को बंद कर दिया गया, कहा गया कि बदले की भावना से काम हो रहा है। क्या इस बार आपकी सरकार ऐसा करने वाली है कि जिन योजनाओं को पसंद नहीं करेगी उनको दरकिनार कर देगी? ऐसा होगा या सभी को कैरी ऑन करेंगे आप लोग? पसंद नापसंद की कोई योजना हम बंद करने वाले नहीं है। जो पब्लिक रिलीफ की कोई योजना है तो सारी योजनाएं हमारी लाई हुई है। फ्री दवा योजना हमारी है, भामाशाह कार्ड इन्होंने बीच में डाल दिया, तो इन्होंने क्या नई योजना कहाँ लाई? बीजेपी तो एक भी नई योजना नहीं लाई, सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय की है। तो हम कोई ऐसी योजना बंद नहीं करेंगे जो जनता को रिलीफ दे रही है, फायदा पहुंचा रही है। हमारी कोई बदले की भावना नहीं है, बदले की भावना बीजेपी लाती है, कांग्रेस बदले की भावना से राजनीति नहीं करती। नहीं, लेकिन भामाशाह को लेकर आप लोग सवाल खड़े करते रहे, लेकिन आम जनता की अगर बीच में पहुंचा जाए तो वो कहते भामाशाह तो बड़ा उनके लिए बिल्कुल जादू की छड़ी के बराबर है, बड़ा उससे राहत उनको मिलती है। तो क्या अगर इसको आप लोग उसी आधार पर, उसी अंदाज में आगे बढ़ाते तो इसका फायदा बीजेपी नहीं ले जाएगी? भाई शोर इतना तो मचाना उनका बनता है कि भाई हमारी योजना है जिससे लोगों को फायदा मिल रहा। आपको कौन कह रहा है कि जादू की छड़ी मान रहे हैं? भामाशाह को बनवाने में हालत खराब हो जाती है, शुरू कराओ वापस शुरू कराओ। हमारे टाइम पे तो सीधी योजना थी। अच्छा, इलाज को लेकर के आप जाइए, फ्री दवा लीजिए, फ्री में जांच कराइए, फ्री में इलाज कराइए। बीच में ये भामाशाह लाए। अब भामाशाह को लेकर क्या स्थितियां, यदि कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जनता को, तो उसको दूर करेंगे। अब बहुत जल्दी है, अभी आप सरकार को शुरू हो जाने दीजिए, सब आपको काम सामने नजर आ जाएगा। मास्टर साहब, आपके पास आएंगे। आप तो चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं और राजस्थान के राजनीति तब से देख रहे हैं, अब नई जनरेशन आ चुकी है। सर, अगर आपके हिसाब से 2 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर राजस्थान में राजस्थान को बेहतर करने के लिए काम किया जाए तो आपकी सरकार कदम उठाएगी?
देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा सबसे ध्यान रहेगा कि राजस्थान के अंदर अभी आपने प्रताप सिंह जी से पूछा कि भामाशाह कार्ड, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भामाशाह कार्ड से क्या रोगी डॉक्टर के पास जो ही जाता है और उसके टेबल के सामने बैठता है, जो पर्ची लिखता है, तो क्या वो पर्ची से फ्री दवा मिलती है वहां पे? क्या भामाशाह कार्ड से वो दवा मिलती है? मैं कहता हूं आज तक एक भी व्यक्ति को भामाशाह कार्ड से आउटडोर के अंदर 1 रुपए की दवा नहीं मिली। हमारे समय के अंदर डॉक्टर लिखता था, सीधा जाता था निःशुल्क दवा योजना के वहां पे काउंटर पे, और 1 रुपए से लेकर के चाहे जैसे 6,500 हजार रुपए के इंजेक्शन हार्ट के आते थे वो फ्री होते थे। कुत्ते का इंजेक्शन लगता था 650 रुपए का, वो फ्री था। तो मैं कहना चाहूंगा भामाशाह कार्ड जो है, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि राजस्थान की जनता को हम दवा योजना वापस पुनः वो चालू करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी है। और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जो हमने वृद्धावस्था पेंशन चालू की थी 500 रुपए और 750 रुपए, उसको तत्काल हम 500 को 1000 रुपए में, 500 को 750 रुपए में और 750 वाली को 1000 रुपए के अंदर हम निश्चित तौर से। ठीक है सर, बढ़िया है। और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि जो भी प्रोफाइल, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगी, कम से कम उन चीजों को लेकर आम जनता राहत महसूस करे। और जो सोच है वाकई में काबिल तारीफ है कि 5 साल में अगर ये चीजें जमीन पर उतरती हैं तो आम जनता और इस सरकार के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से भी। सुशांत और ओम सैनी साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमारे साथ ये 2 विशेष मेहमान थे जो आगे 5 साल आपको बड़े प्रोफाइल के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आएंगे। लेकिन सरकार के रोड मैप को हमने समझने की कोशिश की कि वाकई में 5 साल किस तरीके से सरकार किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और स्वास्थ्य का मुद्दा है, जिन पर बेहद फोकस करने की जरूरत है। उम्मीद है कि सरकार भी अगले 5 साल तक इस पर खरा उतरती जाएगी। फिलहाल चर्चा में रहें। नमस्कार।